हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द माइंड दैट चेंजेस एवरीथिंग बाय इयन गॉलर बुक के बारे में। जब पंकज को पहली बार यह पता चला कि उसे कैंसर है तो उसकी जिंदगी जैसे रुक सी गई। एकदम से सब कुछ ब्लर हो गया था। डॉक्टर ने बोला था स्टेज 3 है, कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी और पता नहीं कितना टाइम है। उस दिन हॉस्पिटल के बाहर बैठा पंकज बस एक ही बात सोच रहा था, अब क्या। वो 38 साल का था, 2 छोटे बच्चों का पिता और एक लविंग हस्बैंड। जिंदगी में अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था और यह खबर जैसे किसी ने उसका फ्यूचर चुरा लिया हो। शुरुआत में पंकज भी वही करता रहा जो हर कोई करता है, ट्रीटमेंट, कीमो, मेडिसिन्स, स्ट्रिक्ट डाइट। पर धीरे धीरे उसने फील किया कि उसका शरीर सिर्फ दर्द में नहीं है, उसका माइंड भी थक चुका है। हर बार हॉस्पिटल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे ऐसा लगता जैसे वो कोई युद्ध लड़ने जा रहा हो। वो हर दिन खुद को मिरर में देखता और सोचता, क्या मैं बच पाऊंगा? अंदर से एक आवाज आती, शायद नहीं। फिर एक दिन उसकी लाइफ में कुछ बदला। उसकी बेटी ने उसे एक किताब लाकर दी, यू कैन कॉन्कर कैंसर बाय इयन गॉलर। पंकज ने वो किताब पहले तो रख दी ये सोचकर कि कोई भी किताब इस दर्द को नहीं समझ सकती। लेकिन कुछ दिन बाद जब रात को नींद नहीं आ रही थी तो उसने वो किताब पढ़ना शुरू किया और वहीं से उसकी हीलिंग जर्नी शुरू हुई। एक ऐसी जर्नी जो हॉस्पिटल की दवाइयों से नहीं, उसके माइंड से शुरू हुई। गॉलर लिखते हैं कि हीलिंग बिगिंस इन द माइंड, मतलब सिर्फ दवाई नहीं, हमारी सोच, हमारे बिलीफ सिस्टम और हमारी अटेंशन पैटर्न्स भी हमारे शरीर पर सीधा असर डालते हैं। पंकज को पहले ये सब थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगा। उसने सोचा, भाई कैंसर है, ये कोई विचारों से तो नहीं जाएगा। लेकिन फिर उसने धीरे धीरे समझा कि शरीर तो मशीन की तरह है और माइंड उसका कंट्रोल पैनल। अगर माइंड बार बार हार मान ले, डर जाए, तो शरीर भी धीरे धीरे सरेंडर कर देता है। पंकज ने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। पहले उसे लगा था कि बस कीमो करा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वो देख पा रहा था कि उसके हर दिन के थॉट्स नेगेटिव हो गए थे। मैं मर रहा हूं, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरा समय खत्म हो गया है। वो रियलाइज करने लगा कि वो खुद ही अपने शरीर को सिग्नल दे रहा है कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं। और अगर बॉडी को बार बार यही सिग्नल मिले तो वो कैसे ठीक होगी। उसने अपने थॉट्स रिट्रेन करने का डिसीजन लिया। शुरू में यह बहुत मुश्किल था। इमेजिन करो, एक आदमी जिसे अंदर से दर्द हो रहा है, बाल गिर गए हैं, एनर्जी खत्म हो रही है और वो खुद को पॉजिटिव सोचने के लिए फोर्स कर रहा है। लेकिन पंकज ने धीरे धीरे एक रूटीन बनाया। सुबह उठते ही वो एक छोटा सा एफर्मेशन बोलता, आई एम हीलिंग, माई बॉडी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। पहले दिन ये बहुत फेक सा लगा, दूसरे दिन भी। लेकिन 10 दिन बाद वो खुद नोटिस करने लगा कि उसके अंदर थोड़ी सी काल्मनेस आने लगी है, डर थोड़ा हल्का लगने लगा। फिर उसने एक नोटबुक खरीदी। हर दिन उसमें लिखता 3 चीजें जिनके लिए वो ग्रेटफुल है। कभी बच्चों की मुस्कान, कभी सूरज की रोशनी, कभी एक पीसफुल नींद। इससे उसका ध्यान बीमारी से हटने लगा। वो अपने बॉडी के अंदर चल रही हीलिंग को फील करने की कोशिश करता, जैसे शरीर एक ब्रोकन सिस्टम नहीं है बल्कि एक इंटेलिजेंट सेल्फ हीलिंग मशीन है। उसने विजुअलाइजेशन शुरू किया। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करता और इमेजिन करता कि उसके अंदर एक ब्राइट लाइट है जो उसके शरीर के हर सेल को टच कर रही है, कैंसर सेल्स को डिसॉल्व कर रही है और हेल्थी सेल्स को रिचार्ज कर रही है। शुरू में ये एक मजाक जैसा फील हुआ, लेकिन फिर वो दिन आया जब कीमो के बाद पहली बार उसे नौजिया नहीं हुआ। वो समझ गया कि कुछ तो बदला है। अब वो सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं जाता था, वो खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए भी जाता था। उसने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शुरू की, ध्यान, मेडिटेशन करना शुरू किया। यूट्यूब पे उसने कुछ गाइडेड मेडिटेशंस ढूंढी, हीलिंग योर बॉडी विद ब्रेथ, रिलीजिंग फियर फ्रॉम माइंड। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके वो अपनी बॉडी से कनेक्शन बना रहा था। उसे समझ आ गया था कि बॉडी अकेले नहीं लड़ सकती, उसे माइंड का सपोर्ट चाहिए। एक दिन उसके ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा, पंकज, तुम्हारी रिपोर्ट्स काफी बेहतर दिख रही हैं, तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। पंकज ने अंदर से धन्यवाद कहा अपने मन को। उसने किसी को नहीं बताया कि वो हर दिन अपने माइंड को ट्रेन कर रहा है, क्योंकि लोग कहते ये सब तो सोचने की बातें हैं। लेकिन पंकज जानता था यही सोच अब उसकी ताकत बन गई है। उसने अपने दोस्तों को कहना शुरू किया, दवाई जरूरी है, लेकिन माइंड की स्ट्रेंथ उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब भी कोई मिलने आता
वो उसे अपने एक्सपीरियंस बताता कि कैसे उसने अपने फियर को ट्रस्ट में बदला। उसने अपने आसपास का माहौल भी चेंज कर दिया। अब वो सिर्फ पॉजिटिव लोगों से मिलता, मोटिवेशनल टॉक सुनता और खुद को एक वॉरियर की तरह ट्रीट करता। एक बार उसने अपनी बेटी से कहा, मैं ठीक हो रहा हूं क्योंकि मैंने मान लिया है कि मैं ठीक हो सकता हूं। यह सुनकर उसकी बेटी रो पड़ी और बोली, पापा आप सबसे स्ट्रांग हो। 6 महीने बाद उसकी रिपोर्ट्स ने सबको चौंका दिया। कैंसर ऑलमोस्ट गॉन था। डॉक्टर ने कहा, मेडिकल साइंस अपना काम करती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। पंकज बस मुस्कुराया। उसने जाना कि हीलिंग सिर्फ मेडिसिन से नहीं होती। असली हीलिंग तब होती है जब आप अपने माइंड को बिलीव करना सिखा देते हो कि यू आर मोर देन दिस डिजीज। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अब पंकज एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा है। हर हफ्ते वो नए पेशेंट से मिलता है और उन्हें सिर्फ एक बात सिखाता है, जो भी हो अपने माइंड को हारने मत दो। चाहे बॉडी हारे, पर माइंड नहीं हारना चाहिए। माइंड जीतेगा तो बॉडी धीरे धीरे फॉलो करेगी। आज भी उसकी जर्नी चल रही है, लेकिन अब वो डरता नहीं है। उसे पता है कि उसका माइंड उसकी सबसे बड़ी दवा है और वो हर दिन खुद को याद दिलाता है, हीलिंग बिगिंस इन द माइंड। शायद यही सबसे बड़ी सीख थी जो उसने उस किताब से सीखी थी कि जब तक सोच जिंदा है, उम्मीद भी जिंदा है, और जब उम्मीद जिंदा है तो मिरेकल भी मुमकिन है। जब पंकज की हेल्थ थोड़ी बेहतर होने लगी और रिपोर्ट्स ने भी पॉजिटिविटी दिखाना शुरू किया, तब उसने एक नया चैलेंज नोटिस किया। उसका माइंड अब भी शांति में नहीं था। शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन अंदर कोई रेस्ट नहीं था। हर दिन की शुरुआत चिंता से होती और रात को डर के साथ खत्म होती। अगर फिर से कैंसर लौट आया तो? अगर ये आराम टेम्पोरेरी है? ऐसे सवाल उसके माइंड में हर वक्त घूमते रहते। वो बाहर से भले ही स्टेबल लग रहा था, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। उसी दौरान एक बार वो अपने सपोर्ट ग्रुप में एक लेडी से मिला, सीमा। वो भी कैंसर सर्वाइवर थी और बेहद काल्म लग रही थी, जैसे उसे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता। पंकज को उसकी आईज में एक अलग सी शांति दिखी, जैसे वो किसी डीप जगह से आई हो। उसने पूछा, तुम इतनी रिलैक्स्ड कैसे हो? सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेडिटेशन। पहले पंकज को लगा कि यह भी कोई स्पिरिचुअल जवाब है जो लोग कैजुअली दे देते हैं, लेकिन फिर सीमा ने डिटेल्स में बात की। मैंने गॉलर की टीचिंग से सीखा कि अगर माइंड को शांत नहीं किया तो हीलिंग अधूरी रहती है। मेडिटेशन सिर्फ स्पिरिचुअल लग्जरी नहीं है, ये ट्रीटमेंट का हिस्सा होना चाहिए। उस दिन पंकज के अंदर क्यूरियोसिटी जागी। उसने उसी रात इंटरनेट पर सर्च किया, मेडिटेशन फॉर कैंसर हीलिंग। उसे कई आर्टिकल्स, यूट्यूब वीडियोस और गॉलर के स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मिले। सबसे पहले उसने ट्राई किया ब्रेथ फोकस्ड मेडिटेशन। उसने कमरे का लाइट डिम किया, एक क्वाइट जगह पे बैठा और आंखें बंद की। शुरुआत में बहुत अजीब लगा। वो अपने सांस को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर 10 सेकंड में उसका माइंड किसी और बात पे चला जाता। दवाई कब लेनी है, खाना बन गया या नहीं, बिल भरना है। वो फ्रस्ट्रेट हो गया, लेकिन फिर उसे गॉलर की वो लाइन याद आई, इट्स नॉट अबाउट स्टॉपिंग थॉट्स, इट्स अबाउट जेंटली रिटर्निंग टू द ब्रेथ अगेन एंड अगेन। अब पंकज हर दिन सिर्फ 5 मिनट ब्रेथ पर ध्यान देने लगा। इनहेल, एक्सहेल, सिर्फ इतना ही। लेकिन वही सिंपल एक्ट एक दिन ऐसा मोमेंट लाया जब वो अपनी सांस को पहली बार ट्रूली फील कर पाया। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, बस उसका शरीर और उसकी सांस। ऐसा लगा जैसे उसका माइंड एक हैवी बैग नीचे रख चुका हो। धीरे धीरे वो 5 मिनट से 10 फिर 15 मिनट करने लगा। अब उसकी मॉर्निंग्स मेडिटेशन के साथ शुरू होती थी, और सबसे खास बात, वो अब सुबह उठते ही फोन नहीं देखता था, बल्कि अपनी आंखें बंद करके खुद के साथ बैठता था। उसने फील किया कि जिस वक्त वो मेडिटेशन करता है, वो अपने कैंसर सर्वाइवर आइडेंटिटी से बाहर आ जाता है। वो सिर्फ एक प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग बन जाता है, नो लेबल्स, नो फियर। फिर उसने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना शुरू किया। गॉलर ने बताया है कि माइंडफुलनेस सिर्फ सिटिंग मेडिटेशन नहीं है, ये एक हैबिट है जो दिन भर में अप्लाई की जा सकती है। जैसे खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पे ध्यान देना, न कि मोबाइल पे रील्स देखने में। नहाते वक्त पानी के टच को महसूस करना, चलते वक्त हर स्टेप को नोटिस करना।
पंकज ने ये छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस करनी शुरू की। जब पहली बार वो खाना बिना डिस्ट्रैक्शन के खाने बैठा तो उसे टेस्ट ज्यादा अच्छा लगा। जब उसने चाय पीते वक्त सिर्फ चाय पर ध्यान दिया तो उसे अरोमा और वार्मथ ज्यादा महसूस हुई। ये सब छोटी छोटी जॉयज उसे इनर पीस दे रही थी। वो सोचने लगा, पहले मैं तो जी ही नहीं रहा था, बस भाग रहा था। अब उसे लगने लगा कि हीलिंग इज नॉट जस्ट अबाउट सर्वाइविंग, इट्स अबाउट ट्रूली लिविंग। और फिर एक दिन उसने लविंग काइंडनेस मेडिटेशन ट्राई किया। शुरू में ये थोड़ा ऑकवर्ड लगा, किसी को मेंटली ब्लेस करना, खुद को प्यार देना। लेकिन जब उसने आईज बंद करके धीरे धीरे रिपीट किया, मे आई बी हैप्पी, मे आई बी हेल्थी, मे आई लिव विथ ईज, तो उसके अंदर एक हल्का सा वार्मथ आया। वो अपने आप को विश कर रहा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को कंफर्ट देती है। फिर उसने वो ब्लेसिंग्स दूसरों को देना शुरू किया, अपने बच्चों को, पत्नी को, डॉक्टर को, यहाँ तक कि अपने कैंसर सेल्स को भी। उसने इमेजिन किया वो उन सेल्स से कह रहा है, थैंक यू, तुमने मुझे बदल दिया, अब जा सकते हो। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन उस मोमेंट में उसे लगा कि वो अपने शरीर से लड़ नहीं रहा, बल्कि उसे समझने की कोशिश कर रहा है। अब पंकज का डेली रूटीन काफी ट्रांसफॉर्म हो चुका था। सुबह 6 बजे मेडिटेशन, फिर थोड़ा वॉकिंग और माइंडफुल ब्रेकफास्ट। दिन में जब भी एंग्जाइटी आती वो कुछ डीप ब्रेथ्स लेता और खुद से सॉफ्टली कहता, बस अभी के लिए सब ठीक है। उसके फैमिली मेंबर्स ने भी नोटिस किया कि पंकज अब पहले से ज्यादा काल्म है। पहले जहां कीमो के दिन स्ट्रेस से भरे होते थे, अब वो डेज मैनेजेबल लगने लगे थे। वो खुद अपनी अटेंशन को ट्रेन कर रहा था कि प्रॉब्लम पे नहीं, प्रेजेंस पे फोकस करे। एक बार डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे रिकवरी में एक बात कॉमन है, तुमने खुद को सरेंडर नहीं किया। पंकज ने क्वाइटली मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि अब उसके अंदर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ भी आ चुकी है मेडिटेशन की वजह से। अब वो दूसरे पेशेंट से भी यही बात करता, मेडिटेशन सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, ये आपका मेंटल ट्रीटमेंट है। जिस तरह मेडिसिन बॉडी को डिटॉक्स करती है, मेडिटेशन माइंड को डिटॉक्स करती है। कभी कभी जब पंकज मेडिटेशन करता तो उसके आंखों में आंसू आ जाते, न किसी पेन की वजह से, न किसी फियर की वजह से, बल्कि इस रियलाइजेशन से कि वो आज खुद के साथ कनेक्टेड है। जो माइंड पहले हर वक्त परेशान रहता था, अब वो मोमेंट्स में जीना सीख चुका था। उसने अपनी वाइफ से एक दिन कहा, मैं अब ठीक होने के लिए नहीं मेडिटेट करता, मैं मेडिटेट करता हूं क्योंकि मुझे अब जीना आ गया है। उसकी वाइफ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और हमें तुम्हारे साथ जीना फिर से मिल गया है। शायद यही मेडिटेशन की असली ताकत थी, हीलिंग के बाहर भी, जिंदगी के हर पल में जीने की आर्ट देना। पंकज अब सिर्फ कैंसर सर्वाइवर नहीं था, वो एक माइंडफुल वॉरियर बन चुका था। और उसने अपने हर सांस में ये सीख लिया था, जब माइंड शांत होता है तो बॉडी खुद हीलिंग की तरफ बढ़ती है। पंकज अब पहले से ज्यादा शांत और अवेयर रहने लगा था। रोज सुबह मेडिटेशन, हल्का एक्सरसाइज और खाना खाते वक्त माइंडफुलनेस ने उसे अंदर से बदल दिया था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सारी पॉजिटिविटी के बावजूद उसके रिपोर्ट्स में कुछ फ्लक्चुएशंस दिखे। रिपोर्ट में कोई मेजर रिलैप्स नहीं था, लेकिन मार्कर्स थोड़े बड़े हुए थे। डॉक्टर ने कहा, वरी की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रेस या बॉडी रिस्पॉन्स की वजह से भी हो सकता है। स्ट्रेस? पंकज सोच में पड़ गया। मैं तो रिलैक्स्ड हूं, फिर स्ट्रेस कहां से आ गया? उसी रात उसने अपने पुराने जर्नल को खोला जहां वो अपने थॉट्स लिखा करता था। उसने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में कई ऐसी छोटी छोटी बातें थीं जो उसे भीतर से डिस्टर्ब कर रही थीं। बच्चों की पढ़ाई का टेंशन, पैसों का हल्का सा प्रेशर और अपने फ्यूचर को लेकर एक अनकहा डर कि कहीं ये सब फिर से शुरू ना हो जाए। उसने अपने माइंड और बॉडी के बीच के कनेक्शन को फिर से गहराई से समझना चाहा। वो याद करने लगा कि सपोर्ट ग्रुप में एक बार किसी ने साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का जिक्र किया था, एक फील्ड जो बताती है कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम, माइंड और इम्यून सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं। पंकज ने उस विषय पर पढ़ाई शुरू की। उसने एक आर्टिकल में पढ़ा, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है। ये हार्मोन्स अगर कभी कभार निकलें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि यूजफुल होते हैं। लेकिन अगर ये लगातार बने रहें तो ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने लगते हैं। उसे एक डायग्राम याद आया जहां दिखाया गया था कि जब कोई व्यक्ति क्रॉनिक एंग्जाइटी में रहता है तो उसके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है।
जिससे हीलिंग स्लो हो जाती है। और दूसरी तरफ जब कोई व्यक्ति होपफुल, रिलैक्स्ड और इमोशनली बैलेंस्ड होता है तो उसके इम्यून सेल्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बॉडी फास्टर रिकवर करती है। पंकज को अब समझ आया कि उसकी थिंकिंग सिर्फ मेंटल नहीं थी, वो एक्चुअली बायोलॉजिकल इम्पैक्ट डाल रही थी। उसका बिलीफ, उसका इमोशन और उसकी अटेंशन बॉडी केमिस्ट्री को बदल सकते थे। उसे अपनी जिंदगी का एक पुराना किस्सा याद आया। जब उसका बेटा छोटा था और एक बार तेज बुखार में था, पंकज पैनिक हो गया था। लेकिन उसी वक्त उसकी वाइफ ने काल्म रहते हुए बच्चे के माथे पे हाथ रखा और सॉफ्टली बोली, सब ठीक हो जाएगा। और अगले दिन सच में फीवर उतर गया। पंकज ने तब सोचा था कि शायद सिर्फ दवाई ने असर किया, लेकिन अब उसे लगने लगा कि उस भरोसे और काल्म एनर्जी ने भी एक हीलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया। पंकज ने अपनी फीलिंग्स को और डीपली ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि जब वो किसी बात को लेकर चिंता में डूब जाता है, जैसे कि इंश्योरेंस रिन्यू नहीं हुआ, ईएमआई कब भरना है, तो उसके पेट में हल्की सी टाइटनेस होने लगती है। दिल थोड़ी देर के लिए तेज धड़कने लगता है और उसकी सांस उथली हो जाती है। लेकिन जब वो नेचर वॉक पे जाता है, कोई अच्छी किताब पढ़ता है या अपने बेटे की बातें सुनता है, तो उसकी ब्रीथिंग नॉर्मल हो जाती है और बॉडी लाइट फील करती है। एक बार वो हॉस्पिटल में एक यंग लड़के से मिला, रमन, जो बोन कैंसर से जूझ रहा था। लेकिन पंकज को देख के यकीन ही नहीं हुआ कि वो लड़का इतना हंस रहा था। पंकज ने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? रमन बोला, डर तो लगता है, लेकिन मैं उसे जीतने नहीं देता। मैंने अपने डॉक्टर से सुना है कि जब मैं हंसता हूं तो मेरी बॉडी हैप्पी हॉर्मोन्स एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, जो मेरी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो मैं बस हर दिन कुछ फनी वीडियोस देखता हूं। पंकज को यह बात बहुत डीप लगी। ये लड़का अपने थॉट और इमोशन से अपने इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा था। अब उसे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी सिर्फ एक कठिन टर्म नहीं लगी, बल्कि एक रोजमर्रा का सच महसूस हुआ। उसने खुद पर एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। हर दिन वो अपनी इमोशनल स्टेट ट्रैक करने लगा, किस दिन वो ज्यादा पीसफुल था, किस दिन एंग्शियस। फिर वो कंपेयर करता कि उस दिन उसका डाइजेशन कैसा था, एनर्जी कैसी थी और नींद कैसी आई। उसे क्लियर पैटर्न दिखने लगे। जब वो ज्यादा ग्रेटफुल और जॉयफुल होता तो उसे कम फटीग लगता। जब वो चिंतित या गिल्टी फील करता तो उसकी बॉडी टाइट हो जाती, स्लीप डिस्टर्ब्ड हो जाती। अब उसने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग शुरू किया। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखता जिनके लिए वो थैंकफुल है। जैसे, आज धूप बहुत प्यारी लगी, आज बेटे ने बिना बोले गले लगाया, डॉक्टर ने कहा कि ब्लड काउंट बेटर हो रहा है। धीरे धीरे उसके अंदर इमोशनल इम्यूनिटी डेवलप होने लगी। अब वो सिर्फ बाहर से स्ट्रांग नहीं था, अंदर से भी स्टेबल हो रहा था। उसे समझ आ गया था हीलिंग सिर्फ मेडिसिन से नहीं, माइंड से भी होती है। एक दिन उसने अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछा, क्या आप मानते हैं कि बिलीफ से बॉडी बदल सकती है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और अब तो साइंस भी इसे मानने लगी है। जब पेशेंट्स होपफुल रहते हैं, उनके रिकवरी रेट्स ज्यादा होते हैं, और जो होपलेस हो जाते हैं वो अक्सर फिजिकली भी कमजोर पड़ जाते हैं। पंकज अब एक्टिवली अपने बिलीफ्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेन करने लगा। वो एफर्मेशंस यूज करता, जैसे, मेरी बॉडी में हीलिंग की ताकत है, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं, फियर मेरा गाइड है, दुश्मन नहीं। जब भी उसे कोई डर सताता, जैसे अगर फिर से रिलैप्स हो गया, वो तुरंत खुद से पूछता, क्या अभी इस वक्त में ठीक हूं? अगर जवाब होता हां, तो वो उस पल में लौट आता। उसने एक इंटरेस्टिंग चीज और नोटिस की, जब वो खुद को सेफ और लव्ड फील कराता तो उसका एपेटाइट इंप्रूव हो जाता, उसकी नींद ज्यादा डीप हो जाती, और जब वो गिल्ट या एंगर में होता तो बॉडी स्लगिश लगती। अब वो अपने दोस्तों से भी कहता, इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं हैं, ये बायोलॉजिकल सिग्नल्स हैं। जब हम खुश होते हैं तो बॉडी केमिकल्स से सेलिब्रेशन करती है, और जब हम डरते हैं तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। इसलिए बिलीफ का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, ये आपके सेल्स तक असर करता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। अब अगर कभी कोई नेगेटिव थॉट आता तो वो उसे इग्नोर नहीं करता, बल्कि सॉफ्टली पूछता, तू किस बात से डरा हुआ है? और फिर खुद को कंफर्ट करता, जैसे एक माँ अपने बच्चे को ललाबाई देती है। पंकज अब खुद का साइंटिस्ट बन चुका था। अपने थॉट्स, इमोशंस और बॉडी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करता, समझता और जेंटली गाइड करता। वो अब सिर्फ कैंसर सर्वाइवर नहीं था,
वो अपने माइंड बॉडी लैब का मास्टर बन चुका था और एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, तू जानता है बेटा, हमारे इमोशंस हमारी बॉडी की लैंग्वेज है। जब हम खुश होते हैं तो शरीर कहता है मैं सेफ हूं, और जब हम डरते हैं तो शरीर कहता है मुझे संभाल लो। बेटा हंसते हुए बोला, तो पापा अब आप अपनी बॉडी की बात सुनते हो? पंकज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, अब मैं सिर्फ सुनता नहीं, समझता भी हूं। शायद यही रियल कनेक्शन था माइंड, इमोशन और बॉडी का साइंस, जो अब सिर्फ थियोरी नहीं बल्कि पंकज की लिव्ड रियलिटी बन चुका था। पंकज की जिंदगी अब एक नई रफ्तार पकड़ चुकी थी। वो अब सिर्फ दवाइयों और टेस्ट्स का मोहताज नहीं था, बल्कि खुद के अंदर की ताकत को पहचान चुका था। माइंड और बॉडी के डीप कनेक्शन को वो पूरी तरह समझ चुका था। अब वो ये जान चुका था कि इमोशंस, बिलीफ्स और थॉट्स सिर्फ महसूस करने की चीजें नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल सिग्नल्स हैं जो सीधे उसके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। एक दिन जब वो मेडिटेशन करके उठा तो उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ महसूस करके हीलिंग कर सकता हूं? क्या मैं अपनी इमेजिनेशन से बॉडी को रिकवर करने का सिग्नल दे सकता हूं? वो सवाल कुछ अजीब थे, लेकिन आजकल पंकज अजीब सवालों से डरता नहीं था। वो जान चुका था कि हीलिंग सिर्फ हॉस्पिटल रूम्स में नहीं, उसके अंदर भी होती है। उसी दिन की बात है जब पंकज हॉस्पिटल में फॉलोअप के लिए गया था। इंतजार करते करते उसकी बगल में बैठी एक एल्डरली वुमन से बात शुरू हो गई। नाम था शांता देवी। बड़ी शांत एनर्जी थी उनमें। उन्होंने पंकज की आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम ठीक हो जाओगे बेटा, मैं भी ठीक हो चुकी हूं। जानता है कैसे? पंकज ने आंखें फैलाकर पूछा। कैसे? शांता देवी बोली, मैं रोज एक ही सेंटेंस बार बार बोलती थी, मैं ठीक हो रही हूं, मेरी बॉडी में हीलिंग हो रही है। दिन में कई बार खुद को यही दोहराती थी और हर बार इमेजिन करती थी कि मेरी बॉडी के अंदर लाखों वाइट सोल्जर्स यानी वाइट ब्लड सेल्स उस बीमारी पर हमला कर रहे हैं। पंकज को यह सुनकर अंदर से कुछ हलचल सी हुई। ये तो एफर्मेशन और मेंटल इमेजरी की बात हो रही है, उसने सोचा। उसने घर लौटते ही इस टेक्निक के बारे में पढ़ना शुरू किया। आर्टिकल्स में लिखा था कि जब कोई व्यक्ति खुद को बार बार पॉजिटिव सेंटेंसेस कहता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रियल मानने लगता है। एफर्मेशंस यानी वो सेंटेंसेस जो हम खुद से बार बार बोलते हैं, जैसे मैं मजबूत हूं, मेरा शरीर जानने की क्षमता रखता है, हर कोशिका मेरे शरीर में प्रकाश और ताकत से भरी हुई है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि हीलिंग कमांड्स थे जो ब्रेन को भेजे जा सकते थे। पंकज ने उस दिन से एक नई जर्नी शुरू की, सेल्फ एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन की। सुबह उठते ही वो एक शीशे के सामने खड़ा होता, आंखों में खुद की आंखें देखकर धीरे धीरे बोलता, मैं स्ट्रांग हूं, मेरी बॉडी ठीक हो रही है, हर दिन मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। शुरू में उसे थोड़ी हिचक महसूस हुई। मन कहता था, क्या यह सच में असर करेगा? लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, मैं ऑलरेडी माइंड बॉडी कनेक्शन पर भरोसा कर चुका हूं, यह भी उसी का हिस्सा है। धीरे धीरे उसका विश्वास गहराता गया। अब वो सिर्फ बोलता नहीं था, बल्कि हर वर्ड को महसूस करता था। जब वो कहता, मैं ठीक हो रहा हूं, तो वो इमेजिन करता कि उसकी बॉडी के अंदर वाइट लाइट फैल रही है, उसके हर सेल में एनर्जी की लहर जा रही है। विजुअलाइजेशन में वो क्रिएटिव हो गया था। एक दिन उसने अपनी आंखें बंद की और इमेजिन किया कि उसकी बॉडी के अंदर टाइनी ग्लोइंग वाइट वॉरियर्स चल रहे हैं। वो कैंसर सेल्स को ढूंढ ढूंढ कर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। वो सोल्जर्स उसकी इम्यूनिटी का हिस्सा थे, ऑर्गेनाइज्ड, अलर्ट और पावरफुल। कभी कभी वो खुद को एक मैजिकल फॉरेस्ट में इमेजिन करता, जहां पेड़, फूल और हवा सब मिलकर उसके लिए हीलिंग म्यूजिक बजा रहे थे। वो वहां सो रहा था और प्रकृति खुद उसकी बॉडी को ठीक कर रही थी। एफर्मेशंस अब उसके रोज के रूटीन का हिस्सा बन चुके थे। चाय बनाते हुए, नहाते हुए, गाड़ी चलाते हुए वो खुद से क्वाइटली कहता रहता, हर सांस में हीलिंग है, मैं प्रोटेक्टेड हूं, मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट कर रही है। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, अब तुम पहले जैसे नहीं लगते, तुम्हारी आंखों में डर की जगह चमक है। पंकज मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मैं सिर्फ मेडिसिन नहीं लेता, मैं अपनी बॉडी से बात भी करता हूं और वो मेरी बात सुनती है। उसने देखा कि जब भी वो एफर्मेशंस बोलता, उसका पोस्चर ऑटोमेटिकली अपराइट हो जाता, उसकी आवाज स्टेडी हो जाती
और बॉडी में हल्की गर्माहट महसूस होती। कुछ दिनों बाद उसने अपने बेटे को भी सिखाना शुरू किया। जब कभी डर लगे या लो फील हो तो मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहो, आई एम ब्रेव, आई एम सेफ, आई एम लव्ड। बेटा पहले हंसा, फिर अगले ही दिन पंकज को खुद ऐसा करते पकड़ा। पंकज ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया। अब पंकज हॉस्पिटल के दूसरे पेशेंट से भी बात करता था। एक बार एक 24 साल की लड़की नेहा, जो कीमो से थक चुकी थी, बोली, अंकल अब कुछ करने का मन नहीं करता। पंकज ने उससे कहा, क्या तुम एक एक्सपेरिमेंट करोगी? नेहा ने थके हुए मन से पूछा, कैसा? पंकज बोला, हर दिन सुबह और रात एक सेंटेंस बोलना, मैं जीना चुनता हूं, आई चूज टू हील, और साथ में इमेजिन करना कि तुम्हारी बॉडी के अंदर रेनबो लाइट घूम रही है, हर सेल को रिचार्ज कर रही है। नेहा ने 2 हफ्ते बाद पंकज को मैसेज किया, अंकल अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये छोटी सी बात बड़ी लग रही है। पंकज जानता था ये छोटी बातें ही असल में बिग शिफ्ट लाती हैं। एक दिन उसने अपने एफर्मेशंस को और डीप करने की कोशिश की। अब वो सिर्फ वर्ड्स नहीं बोलता था, वो उन्हें विजुअलाइज करता था। जैसे अगर वो बोलता माई इम्यून सिस्टम इज पावरफुल, तो वो इमेजिन करता कि एक पूरी आर्मी उसके स्पाइन से उठ रही है और पूरे शरीर में सर्कुलेट कर रही है। उसने अपनी हीलिंग विजुअलाइजेशन को आर्ट थेरेपी में भी बदल दिया। वो पेपर पर रंगों से वो इमेजिन करता, ब्लू लाइट ऑफ काल्मनेस, ग्रीन लाइट ऑफ बैलेंस, व्हाइट लाइट ऑफ हीलिंग। अब उसके एफर्मेशंस भी इवॉल्व हो गए थे। पहले वो सिर्फ फिजिकल हीलिंग के लिए बोलता था, माई बॉडी इज हीलिंग, एवरी सेल इज हेल्थी। अब उसने इमोशनल एफर्मेशंस भी जोड़ लिए, मैं डर छोड़ देता हूं, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स, आई एम फ्री फ्रॉम पास्ट पेन। और फिर स्पिरिचुअल एफर्मेशंस भी, मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूं, आई एम कनेक्टेड टू समथिंग ग्रेटर। उसने खुद को एक नोटबुक दी थी, उसका नाम रखा था हीलिंग डायरी। उसमें हर दिन वो अपनी विजुअलाइजेशन एक्सपीरियंसेस और अफर्मेशंस लिखता था। धीरे धीरे उसकी रिपोर्ट्स भी बेहतर आती गईं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि अब वो खुद को पेशेंट नहीं, पार्टिसिपेंट मानता था, जो अपनी हीलिंग जर्नी का एक्टिव हिस्सा है। एक बार किसी ने उससे पूछा, क्या ये सब सच में असर करता है? पंकज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमने कभी देखा है जब कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से लल्लाबाई सुनाती है तो बच्चा कैसे शांत हो जाता है? हमारी बॉडी भी ऐसे ही लल्लाबाई सुनना चाहती है, लव, ट्रस्ट, होप और हीलिंग के शब्दों में। अब पंकज के लिए एफर्मेशंस और मेंटल इमेजरी कोई एक्सरसाइज नहीं थी, वो उसकी जिंदगी की भाषा बन चुकी थी। वो अब भी हॉस्पिटल जाता है, मेडिसिन्स लेता है, चेकअप करवाता है, लेकिन उसके सबसे इफेक्टिव टूल्स हैं उसके वर्ड्स और उसकी इमेजिनेशन, जिनके जरिए वो खुद को रोज रिमाइंड करता है, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हूं, मैं जिंदा हूं। शायद यही असली थेरेपी थी, माइंड की वो जेंटल विस्पर जो बॉडी के हर सेल तक पहुंचती थी, हीलिंग की आवाज में। पंकज अब वो इंसान नहीं रहा था जो कैंसर की खबर सुनकर घबरा गया था। अब वो किसी मेडिटेशन सेंटर में बैठा शांत आंखों से ब्रीदिंग पर ध्यान देने वाला इंसान था, जो हर नए दिन को एक नए चांस की तरह जीता था। लेकिन एक चीज अभी बाकी थी, वो जो अंदर कहीं गहराई में छुपी हुई थी, जो बार बार विस्पर करती थी, तू अब भी पूरा नहीं है। वो कई बार सोचता था कि बचपन से ही उसके अंदर एक अजीब सी कमी का एहसास क्यों रहा। क्यों जब लोग उसे प्यार देते थे तो उसे लगता था कि वो उसके लायक नहीं है। अब जब वो हीलिंग की जर्नी में इतने कदम आगे आ चुका था तो वो इस इनविजिबल बैरियर को भी फेस करना चाहता था। एक शाम की बात है जब वो अपने पुराने डायरी के पन्ने पलट रहा था, जिसे उसने बीमारी के पहले के दिनों में लिखा था। उसमें एक लाइन बार बार आती थी, मैं कभी किसी के लायक नहीं रहा। वो लाइन पढ़कर उसे लगा जैसे कोई भारी पत्थर फिर से सीने पर रखा गया हो। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और खुद से सवाल पूछा, क्या मैं अब भी यही सोचता हूं? जवाब कहीं अंदर से आया, हां, थोड़ा बहुत। वो जानता था कि अब समय आ गया है इनर स्क्रिप्ट को रीराइट करने का। अब उसे सिर्फ बॉडी नहीं, अपने बिलीफ सिस्टम को भी हील करना था। अगले दिन उसने अपने मेडिटेशन मेंटर से बात की। वो एल्डरली आदमी मुस्कुराकर बोले, पंकज, हर इंसान के अंदर एक पुरानी टेप चलती रहती है, चाइल्डहुड में बनी हुई, समाज से मिली हुई, कुछ एक्सपीरियंसेस से पैदा हुई। जब तक तुम उस पुरानी टेप को बंद नहीं करते, नई कहानी शुरू नहीं होती। पंकज ने पूछा, तो कैसे बदलें इस टेप को? उन्होंने जवाब दिया,
पहले उसे सुनो पूरी अवेयरनेस के साथ, देखो वो टेप क्या कहती है, फिर हर सेंटेंस को पकड़कर उसके पीछे की सच्चाई को समझो और फिर उसे बदल दो। पंकज ने उस दिन से एक नया काम शुरू किया, बिलीफ जर्नलिंग। वो हर रात बैठकर लिखता कि आज उसके मन में कौन कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स आए। एक दिन उसने लिखा, मैं हमेशा दूसरों से पीछे रहूंगा, लोग मुझे तभी अपनाते हैं जब मैं यूजफुल हूं, मुझे स्ट्रांग दिखना ही पड़ेगा वरना लोग छोड़ देंगे। इन सब को उसने ध्यान से पढ़ा। फिर उसने हर सेंटेंस के सामने लिखा, इज दिस 100% ट्रू? और फिर सोचने लगा, क्या कभी ऐसा हुआ कि मैं पीछे था लेकिन लोगों ने फिर भी मुझे एक्सेप्ट किया? जवाब आया, हाँ। क्या कभी ऐसा हुआ कि मैं वीक था लेकिन किसी ने मुझे प्यार दिया? जवाब आया, हाँ। अब वो हर बिलीफ को धीरे धीरे डिसमेंटल कर रहा था। वो समझ चुका था कि बिलीफ्स थॉट्स की तरह ही हैं, आते हैं जाते हैं और अगर पकड़ कर ना रखो तो फेड भी हो जाते हैं। अब उसकी रीराइटिंग प्रोसेस शुरू हुई। उसने एक नया नोटबुक लिया और उसमें एम्पावरिंग बिलीफ्स लिखने शुरू किए। मैं वर्दी हूं बिना किसी कंडीशन के, मुझे प्यार देने के लिए परफेक्ट नहीं बनना पड़ता, मैं जब भी खुद से कनेक्ट करता हूं मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, मेरा अस्तित्व ही इनफ है। हर दिन वो इन्हें लाउडली पढ़ता। हर बार जब भी पुरानी बिलीफ्स अंदर से उठती वो उनके सामने अपनी नई बिलीफ्स को रख देता। एक दिन उसने मिरर के सामने खड़े होकर कहा, मैं पर्याप्त हूं, और पहली बार उसे लगा जैसे ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उसका सच्चा ट्रूथ है। अब जब भी उसके अंदर डर उठता था, क्या अगर दोबारा बीमारी लौट आई, वो खुद को अफर्म करता था, वही आता है, मैं उसे सामना करूंगा, आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड लाइफ। उसके बिहेवियर में सटल लेकिन पावरफुल चेंजेस आने लगे थे। अब वो लोगों से बात करते समय ज्यादा ओपन था, हेल्प मांगने में हिचक नहीं होती थी। पहले वो हमेशा खुद को अकेले स्ट्रांग साबित करने की कोशिश करता था, लेकिन अब वो वल्नरेबिलिटी को वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ मानने लगा था। एक शाम उसकी बेटी उसके पास बैठी थी। वो होमवर्क में अटक गई थी और फ्रस्ट्रेशन से रोने लगी। पंकज ने उसे देखा और न वो लेक्चर दिया न सॉल्यूशन बताया, बस बोला, इट्स ओके टू फील नॉट इनफ समटाइम्स, बट रिमेंबर फीलिंग्स चेंज, तुम हमेशा इनफ हो। उसकी बेटी ने आंखों में चमक के साथ पूछा, पापा आपको कैसे पता? पंकज मुस्कुरा दिया, क्योंकि मैंने भी बहुत सालों बाद ये सीखा है। उस रात उसने सोचा, शायद यही असली हीलिंग है, जब हम अपनी जर्नी से दूसरों को भी लाइट दे सकें। अब उसका आखिरी हॉस्पिटल चेकअप था। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, सब कुछ नॉर्मल है, नो साइंस ऑफ डिजीज। वो मुस्कुराया, लेकिन उसके लिए अब यह सिर्फ फिजिकल रिकवरी नहीं थी। असली जीत तो वो बिलीफ्स थे जो उसने खुद से रीराइट किए थे। कभी वो सोचता था मैं बीमार हूं, फिर वो सोचा करता मैं हीलिंग में हूं, और अब वो सोचता था मैं होल हूं, चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस हों। उसकी जिंदगी अब एक नई स्क्रिप्ट पर चल रही थी। वो स्क्रिप्ट जो उसने खुद अपने माइंड के अंदर लिखी थी, जिसमें डर थे लेकिन करेज भी था, जिसमें मुश्किलें थीं लेकिन अवेयरनेस भी थी, जिसमें पुरानी कहानियां थीं लेकिन अब उनका नया कंक्लूजन था। अब जब वो किसी से मिलता और कोई उससे पूछता, आपने इतना कैसे मैनेज किया, तो वो बस इतना कहता, मैंने अपनी इनर स्टोरी बदल दी। और जब स्टोरी बदल जाती है तो लाइफ भी बदल जाती है। पंकज की जिंदगी अब सिर्फ रिकवरी की कहानी नहीं थी, वो अब इंस्पिरेशन था उन सभी के लिए जो अपने भीतर की आवाज से लड़ रहे हैं और जो एक नई आवाज लिखना चाहते हैं, एक ऐसी जो कहे, मैं पर्याप्त हूं, आई एम हीलिंग, आई एम फ्री। और यही उसकी असली थेरेपी थी, उसकी री रिटन स्टोरी, जिसकी इंक थी अवेयरनेस, शब्द थे बिलीफ, और टाइटल था जिंदगी फिर से शुरू हुई। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।